नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपका। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे रिलेटेड नॉरसेट में यानी नर्सिंग एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में। दोस्तों, एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर ड्यू टू अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। ठीक है दोस्तों, अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन के अंदर होने की वजह से एपिलेप्सी जैसी कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ एपिलेप्सी के बारे में। तो टाइप ऑफ एपिलेप्सी में दोस्तों सबसे पहले जनरलाइज्ड एपिलेप्सी के बारे में बात करेंगे और सेकंड हम बात करेंगे वो रहेगी फोकल या पार्शियल एपिलेप्सी के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरलाइज एपिलेप्सी के बारे में। तो जनरलाइज एपिलेप्सी अफेक्ट बोथ हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। ठीक है दोस्तों, जनरलाइज एपिलेप्सी दोनों हेमिस्फीयर ब्रेन के जो हेमिस्फीयर रहते हैं दोनों उनको अफेक्ट करती है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं सब टाइप ऑफ जनरलाइज एपिलेप्सी। तो सब टाइप ऑफ जनरलाइज एपिलेप्सी में सबसे पहले हम बात करेंगे टॉनिक क्लोनिक या हम जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड mal सीजर के बारे में। इसमें क्या होता है दोस्तों, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मसल्स रिजिडिटी एंड कन्वर्जेंस जैसी कंडीशंस देखने को मिलती है। फिर बात करें दोस्तों अब्सेंस या पेटिट mal सीजर के बारे में। तो दोस्तों अब्सेंस और पेटिट mal सीजर में क्या होता है, ब्रीफ लॉस ऑफ अवेयरनेस, स्टेरिंग स्पेल। ठीक है दोस्तों, इसमें काफ़ी समय तक लॉस ऑफ अवेयरनेस रहती है और साथ में जो स्टेरिंग स्पेल्स, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया स्टेरिंग स्पेल से लेकर, मीन्स पेशेंट एक ही जगह बहुत बार बहुत समय तक देखेगा, ऐसा लगेगा कि टक टक ही लगाए हुए देख रहा है, लेकिन वो अब्सेंस या पेटिट mal सीजर का एक टाइप है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं मायोक्लोनिक सीजर के बारे में। तो मायोक्लोनिक सीजर में क्या होता है, सडन ब्रीफ जर्किंग ऑफ मसल्स। मायोक्लोनिक सीजर में सडन और ब्रीफ काफ़ी टाइम तक जर्किंग मसल्स मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों हम एटोनिक या ड्रॉप अटैक के बारे में। एटोनिक सीजर जिसमें क्या होता है, सडन लॉस ऑफ मसल टोन। इसमें जो मसल टोन है वो सडनली लॉस हो जाएगी। अब बात करते हैं क्लोनिक और टोनिक मीन्स क्या होता है। क्लोनिक मीन्स होता है रिपीटेड जर्किंग मूवमेंट और टोनिक मीन्स होता है मसल्स स्टिफनेस। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं हम टाइप सेकेंड की, जो कि फोकल या हम इसको बोलते हैं पार्शियल एपिलेप्सी के बारे में। अफेक्ट ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन। पार्शियल में क्या होगा दोस्तों, एक ब्रेन का पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट ही अफेक्ट होगा। इसके सब टाइप है। सबसे पहले बात करते हैं हम फोकल अवेयर या सिंपल पार्शियल सीजर। सिंपल पार्शियल सीजर में क्या होता है दोस्तों, नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सेंसरी और मोटर सिम्टम। ओनली सेंसरी और मोटर सिम्टम देखने को मिलते हैं, जबकि कॉन्शियसनेस इसमें लॉस नहीं होता है पेशेंट का। सेकेंड बात करें हम फोकल इम्पेयर्ड अवेयरनेस या फिर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। इनमें दोस्तों अल्टर्ड अवेयरनेस अफेक्ट होगा और कंफ्यूजन, रिपीटेटिव बिहेवियर जैसे कंडीशंस देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं दोस्तों कोज ऑफ एपिलेप्सी के बारे में। कोज ऑफ एपिलेप्सी में सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर के बारे में बात करें तो फैमिली हिस्ट्री, इनहेरिटेड सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, फिर बात करें हम अगर सेकंड, तो सेकंड है स्ट्रक्चरल डैमेज। स्ट्रक्चरल डैमेज में जैसे कि ब्रेन इंजरी हो गई हो या स्ट्रोक, ट्यूमर, इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस वगैरह हो गया हो तो उसकी वजह से भी सीजर्स देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी प्रीडिस्पोज करते हैं एपिलेप्सी को। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में। तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसे कि ऑटिज्म या सेरेब्रल पाल्सी भी कॉज रहता है एपिलेप्सी का। फिर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ एपिलेप्सी। हम इवेल्युएट कैसे करेंगे या डायग्नोसिस कैसे करेंगे एपिलेप्सी को। तो सबसे पहले हम मेडिकल हिस्ट्री लेंगे पेशेंट, बाद में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, साथ साथ में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जिसको हम ईईजी के नाम से भी जानते हैं, ईईजी भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट और लंबर पंक्चर वगैरह भी हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी में मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देते हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स लाइक फेनिटोइन, कार्बामेजापिन, वॉल्पोरेट, लेविटेसिट्राम और लेमोट्रिजीन। ठीक है दोस्तों, ये हम मेडिसिन मेनली प्रेस्क्राइब करते हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है। अब बात करते हैं दोस्तों फेनिटोइन से रिलेटेड बहुत बार नॉरसेट या नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो फेनिटोइन ड्रग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों फेनिटोइन ड्रग जो मार्केट में अवेलेबल रहती है, मोस्टली जो डोज रहती है वो 100 mg की आपको देखने को मिलती है। बात करें इसकी थेरेप्यूटिक रेंज की, थेरेप्यूटिक रेंज से अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो थेरेप्यूटिक रेंज जो फेनिटोइन की रहती है वो 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml देखने को मिलती है।
फिर बात करते हैं दोस्तों एडवर्स इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन। फेनिटोइन के जो एडवर्स इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है, जैसे कि जिंजवल हाइपरप्लेसिया, जो मसूड़ है उनमें हाइपरप्लेसिया हो जाता है। हिर्सुटिज्म, हिर्सुटिज्म महिलाओं में देखने को मिलता है, जिसमें अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, बॉडी में हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया वीकनिंग या वीकनिंग होती है बोन की, वो भी हमें देखने को मिलती है। इसमें फेनिटोइन ड्रग में एडवर्स इफेक्ट है ये। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गया जिंजवल हाइपरप्लेसिया से रिलेटेड और हिर्सुटिज्म से रिलेटेड। फिर बात करते हैं, हमें एक विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है फेनिटोइन एसोसिएटेड, वो है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी देखने को मिलती है जब हम पेशेंट को फेनिटोइन प्रेस्क्राइब करते हैं तब। ठीक है दोस्तों, साइन ऑफ फेनिटोइन टॉक्सिसिटी की बात करें तो साइन ऑफ फेनिटोइन टॉक्सिसिटी में सबसे पहले निस्टेगिमस देखने को मिलता है, अनकंट्रोल आई मूवमेंट और अटैक्सिया देखने को मिलता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कंफ्यूजन और लिथार्जी जैसी कंडीशंस भी हमें देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन की। तो सर्जिकल इंटरवेंशन में दोस्तों हम टेम्पोरल लोबेक्टोमी करते हैं और वेगस नर्व स्टिमुलेशन भी हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। फिर बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में सबसे पहले ड्यूरिंग सीजन हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजुरी। ठीक है दोस्तों, हमें इंजुरी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें इंजुरी से बचाव करना चाहिए। टर्न द पेशेंट टू द साइड ऑफ द प्रिवेंट एस्पिरेशन, हमें पेशेंट का जो मुंह है वो एक साइड में कर देना चाहिए, जिसकी वजह से एस्पिरेशन हम प्रिवेंट कर सकते हैं। डू नॉट इंसर्ट एनीथिंग इनटू द माउथ, हमें कुछ भी माउथ को अंदर नहीं डालना है। लूजन टाइट क्लॉथ, अगर किसी पेशेंट ने टाइट क्लॉथ पहन रखा तो हमें उसे लूज करना है। पोस्ट सीजर केयर हमें क्या करनी है दोस्तों, हमें सबसे पहले पोस्ट सीजर केयर में रीएश्योर करना है पेशेंट को और ओरिएंट करवाना है पेशेंट को। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट था आपके एपिलेप्सी के बारे में। थैंक यू वेरी मच।